बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 डेटा एनालिटिक्स साइकिल शुरू किया था। एक आसान सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को ये समझना है कि आप उसे अप्लाई कहाँ कर रहे होते हैं। मेन चीज वहां पर ये है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, डेटा एनालिटिक्स की साइकिल देखी। उसके बाद हमें क्या देखना है, 4 स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स को हम किन मुख्तलिफ स्टेजेस पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो एक छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। कल हमने देखे डेटा एनालिटिक्स की साइकिल। तो नंबर 1 साइकिल में क्या चीज थी, डेटा कलेक्शन। लॉजिकली याद करते हैं, डेटा जमा करना। उसके बाद अगला काम क्या होगा, क्लीनिंग, उसको साफ सुथरा करना। साफ सुथरा करने से मुराद, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक कंपनी है उसने इतना डेटा जमा किया है, बताओ उसको डेटा क्लीनिंग में क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे। डुप्लीकेशन खत्म करनी पड़ेंगी, एरर्स खत्म करने पड़ेंगे, मिसिंग वैल्यूज खत्म करनी पड़ेगी, और बस। कुछ और बता दो भाई। ये तो वो हो गया जो हमने लिखा हुआ पढ़ा। अगर आपको मैं एक डेटा दूं तो उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं, क्या रिजॉल्व करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स सही कर देंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन, याद है मैंने बताया था, फोन नंबर किसी का +92 आ रहा हो तो सबको स्टैंडर्ड पे ले आएंगे, और कुछ डुप्लीकेशन कर देंगे। और अज्यूम करते हैं कि प्राइस आ रही है, सही है, और प्राइस आपके पास आ रही है किसी की डॉलर में, किसी की रुपीज में, किसी की यूरो में। तो मुझे एक बात बताओ, अब जो एनालिसिस परफॉर्म हो रही है वो तो देख रहा है $2 और $200, वो किसको बड़ा बोल रहा होगा अमाउंट, $200 को। उसको तो नहीं पता कि ये करेंसी का फर्क है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा। तो क्लीनिंग के पीछे वजह क्या है वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। तो क्लीनिंग सिर्फ वो नहीं है जो बुक में लिखी हुई, क्लीनिंग हर वो चीज है जो डेटा को सुधारने में आपके काम में आए। हो सकता है कि आपको डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े। आप बोलो मुझे ये फोन नंबर का कॉलम ही नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ये भी डेटा क्लीनिंग के अंदर आती है। एक मशहूर जमाना टूल है पावर बीआई, नाम सुना है, पावर बीआई। पावर बीआई एनालिसिस के लिए यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं सर। जब पावर बीआई के अंदर आप डेटा लोड करते हैं तो उससे पहले एक चीज खुलती है, उसका नाम है पावर क्यूरी एडिटर। पावर क्यूरी एडिटर के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड। सही है। तीसरा स्टेप क्या था मेरे पास, डेटा एक्सप्लोरेशन। उसमें मैं क्या कर रहा होता था, डेटा को विजुअलाइज कर रहा होता था। क्योंकि अब मेरे पास डेटा बन के आ गया, अब मेरी प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड पर है। अब मेरे फोन नंबर्स क्या है, स्टैंडर्ड पर है। किसी के नाम में कोई एरर नहीं है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ सर, किस जगह पर, किस इलाके में कितनी ज्यादा सेल हो रही है, किस प्रोडक्ट की प्राइस कम है, किस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है। तो ये मेरे पास समरी स्टैटिस्टिक्स बन रही होंगी, कौन से स्टेज पर, डेटा एक्सप्लोरेशन लेवल पर। चौथा मेरे पास क्या था, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के अंदर मैं क्या कर रहा होता हूँ, डेटा मॉडलिंग के अंदर मैं उसका मतलब बयान कर रहा होता हूँ कि सर अल्टीमेटली अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद अगला काम, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट जनरेशन। सर इस लेवल पर मैं ये देख रहा होता हूँ कि बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका मतलब क्या है। जैसे कल मैंने बात की कि मेरा स्टॉक खत्म हो जाता है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका मकसद क्या है। सर आप 2000 यूनिट्स कम बेच पाते हैं तो आपको 2000 यूनिट्स मजीद बेचने चाहिए। तो फिर आप अगले स्टेप पर जाएंगे और वो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग। उसमें आप क्या करेंगे, बोलेंगे सेल्स कम कर दो, आप ये सॉल्यूशन देंगे, सेल्स कम कर दो। फिर क्या बोलेंगे, 2000 यूनिट्स का बफर स्टॉक मंगाकर रख लेना चाहिए। जब ये सारे काम हो गए तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब उसे क्या करना है एंड के ऊपर, मॉनिटर करना। क्या मॉनिटरिंग कर रहे होगे कि क्या ये जो मैंने डिसीजन लिया था एक स्टेप पहले, क्या ये डिसीजन सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। इस तरीके से आपके पास डेटा एनालिटिक्स की एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब अगला स्टेप है हमारे पास 4 स्टेजेस डेटा एनालिटिक्स के। अब अगर आपने इन साइकिल के अंदर गौर किया हो तो मैंने मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ काम किए। कहीं पर मैंने आपसे कहा कि बताओ क्या हुआ है, मैंने ये कहा। फिर मैंने आप नहीं कहा क्या हुआ है, फिर मैंने आपसे कहा क्यों हुआ है, आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल याद रखना बस। क्या 4 सवाल, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आगे क्या होगा, और आगे क्या करना चाहिए। ये 4 आपके स्टेजेस का नाम है। कितना आसान, लिख लो, हाँ आगे लिख लो।
बस बच्चा सवाल कर होता है ना, क्या हुआ है भाई, क्यों हुआ है, आगे क्या होगा, वो परेशानी वाले सवाल जो होते हैं ना वो याद कर लो। अब याद रहेगा। अब बस इसके अंग्रेजी नाम याद करने हैं, वो भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। इतनी दफा पढ़ेंगे आखिर तक याद होंगे। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा आपसे, क्या हुआ है। मिस सायरा प्लीज, थोड़ा सा मौका दें। मैंने आपसे सवाल किया, देखें जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी मुझसे बातें करो सर, मतलब बाहर की बात भी है मुझसे करो, नहीं नहीं वैसे कह रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात भी हो मुझसे करो यार, मैं सुनूंगा, मैं जवाब भी दूंगा। आई विल एंटरटेन। अच्छा, अब मेरा सवाल है, मैंने आपसे पहला सवाल क्या किया, क्या हुआ है, उस क्या हुआ है को एनालिसिस की जुबान में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जब आप उस डेटा के ऊपर जो थोड़ी देर पहले आपने कलेक्ट किया, क्लीन किया, मॉडलिंग, ये पूरी साइकिल आपने बनाई, इस साइकिल के अंदर आप एक लेवल पर क्या करेंगे, उस डेटा के रिजल्ट्स को देख रहे होंगे, सर पास्ट में क्या होता आ रहा है, पास्ट में क्या होता आ रहा है। तो इस स्टेज को कहा जाता है क्या, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जब आपको मैं काम दूं कि यार मुझे ये जरा डेटा लो और देखकर बताओ कि क्या होता रहा है इसके अंदर, तो मैं आपसे कौन सी एनालिसिस करवा रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करवा रहा हूं। आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर ली, आपने कहा सर हुआ यह है कि आपकी कंपनी की सेल्स 2020 के अंदर 500 मिलियन से डिक्लाइन कर गई, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो फिर मेरा अगला सवाल क्या होगा आपसे, क्यों हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, तलाश करना, ढूंढना। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस, इस स्टेज के ऊपर आप क्या कहोगे कि यार क्यों हुआ है, मुझे इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। तो आपको वजह पता चलेगी, सर हुआ ये था कि असल में उन दिनों कोविड चल रहा था, तो इस वजह से आपकी कंपनी की सेल्स कम हो गई थी। फिर मेरा अगला सवाल क्या होगा आपसे, कैसे हो, नहीं हो गया ये तो, क्या हुआ है क्यों हुआ है, अब कैसे हुआ है थोड़ी है रेलेवेंट क्वेश्चन, आगे क्या होगा, मेरा अगला सवाल देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगला सवाल क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उसको कहा जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो फिर मैं आपसे कहूंगा, क्या यार तुम मुझे ये देखकर बता सकते हो सारे डेटा की बुनियाद पर आगे क्या होगा, क्या आगे भी हर साल मार्च के महीने में मेरी सेल 500 मिलियन से डिक्लाइन करेगी, क्या आगे भी हर साल ऐसा होता होगा। आप कहोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस उन दिनों क्या हुआ था, एक कोविड आया था, वरना तो आगे आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही होगी। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूँ कि आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही होगा, आपके पास सेल्स डिक्लाइन करेगी क्योंकि वजह कोविड नहीं था, वजह आपकी खराब क्वालिटी थी। मैंने कहा ठीक है, यह वजह थी लेट से ईद का मौका था और लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे क्या होगा कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या मतलब आपने बोल दिया सर आगे 500 मिलियन का नुकसान होगा, मैं क्या करूं, बैठ जाऊं हाथ पैर बांध के, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा आगे मुझे क्या करना चाहिए वो बताओ। तो उसको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो पर्चे पे लिख के देता है उसको क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। वो आपको सॉल्यूशन बता रहा होता है कि यार ये मेडिसिन ले लेना, ये प्रिस्क्रिप्शन ले लेना, आपको फायदा होगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द सॉल्यूशन, कि आपको इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपको कह दिया सर आगे आने वाले 4 महीने में आपको 500 मिलियन का नुकसान होगा, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर मजीद खर्चा करना बंद कर दोगे, या आपको अगर लगता है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके बेचा जा सकता है तो क्वालिटी पे खर्चा कर लोगे, या अगर आपको लगता है मार्केटिंग पे खर्चा कर लेना चाहिए तो मार्केटिंग पे खर्चा कर लोगे। शायद आपका ये डिसीजन हो कि मैं इस प्रोडक्ट से पैसा निकालकर किसी और प्रोडक्ट में पैसा लगा दूं और उससे 500 मिलियन के बजाय 1000 मिलियन कमा लूं। तो ये डिसीजन मेकिंग आप किस स्टेज पर कर रहे होगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के ऊपर। In the previous chapter, we have learned about the process of analytics. Now, we are going to look at the levels of analytical thinking. सबसे पहले आपके पास है descriptive analytics, what happened? Diagnostic analytics, why did it happen? Predictive analytics, what will happen? आगे क्या होगा? और उसके बाद what should we do? Prescriptive analytics. तो descriptive analytics में सवाल क्या होता है? सर क्या हुआ है? To summarize historical data to understand the past.
This is like looking at your car's rear view mirror. It gives you a clear factual picture of where you have been. It doesn't tell you why you went that way or where you are going next. तो वो आपको ये नहीं बताता कि आगे आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, वो बताता है माजी में क्या चलता आ रहा है. It takes raw data and uses simple math and charts to tell a story about the past. It's foundation for everything else. इसमें क्या टेक्निक्स आप यूज कर रहे होते हैं ये अपने ध्यान में रखिएगा. जब आप माजी के डेटा पर काम कर रहे हैं तो आप डेटा एग्रीगेशन आप क्या कर रहे होंगे, मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा को जमा करके देख रहे होंगे यार इस डेटा का मतलब क्या है, इस डेटा का मतलब क्या है, क्योंकि डेटा क्या है, अवेलेबल. फिर उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स बनाकर देखना कि कब क्या होता हुआ आया है, ये काम आप कर रहे होंगे. फिर इसके बाद समराइजेशन, मीन कैलकुलेट करना, एवरेजेस निकालना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होंगे पास डेटा के ऊपर ये देखने के लिए कि क्या होता आ रहा है. McDonald's wants to review its performance in Pakistan for the last month. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वो कैसे कर रहा होगा, आइए देखते हैं. They look at their sales system. The data tells them total revenue was rupees 50 million. The average number of customers per day was 5,000. The most popular item was the chicken mac shawarma. रोजे में ऐसी बातें करता है एक तो ये, इसको भी सिर्फ ये एग्जांपल मिलती है बुक में. जब ये बुक बनी थी उस वक्त रमजान नहीं था, असल में क्या करें. They create a bar chart showing that sales spike on Friday and Saturday nights. तो वहां पर मुझे पता चल रहा होगा कि किन दिनों में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है. तो ये कौन सी एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. They now know exactly what happened last month. This is their starting point. अब वो आगे देखेंगे कि सर ऐसा हुआ क्यों, why did it happen, to dig deeper and find the root cause of an event or trend identified in the descriptive stage. कि ये जो हुआ था ये क्यों हुआ था. It investigates the insights from the first stage. It looks for relationships and root causes. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोविड की वजह से सेल्स डिक्लाइन कर रही थी, कोविड की वजह से सेल्स डिक्लाइन कर रही थी. तो ये मेरे पास क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस. सर मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने की वजह से सेल्स डिक्लाइन कर रही थी, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस. इसमें की टेक्निक्स क्या होंगी, ड्रिल डाउन एनालिसिस, क्लिकिंग ऑन चार्ट्स टू सी द डिटेल्ड डेटा बिहाइंड. You saw sales were high on Friday night, so you drill down to see which hours and which specific stores were the busiest. देखें आपको ओवरऑल तो पता चल रहा है कि फ्राइडे को सेल्स ज्यादा थी, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि क्यों ज्यादा थी. तो अब क्यों का जवाब जानने के लिए आप ड्रिल डाउन एनालिसिस करेंगे, मतलब आप तलाश करेंगे कि किन दिनों में ज्यादा थी, फ्राइडे को थी, किन टाइम में ज्यादा थी, सर इफ्तार के बाद ज्यादा सेल थी, स्पेसिफिकली किन स्टोर्स पर सेल ज्यादा थी. तो मुझे इससे पता चलेगा कि वजह क्या थी आखिरकार. कोरिलेशन एनालिसिस, सर कोरिलेशन एनालिसिस समझते हैं आप. कोरिलेशन एनालिसिस बेसिकली दो एलिमेंट्स को, दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करके देखना. मिसाल के तौर पे उन दिनों में बुलीवर्ड मॉल बंद था, तो इस वजह से सारा ट्रैफिक कहाँ था, ऑटोबान रोड के ऊपर. तो मैंने ये तो पहले देख लिया कि ऑटोबान रोड पर ज्यादातर ट्रैफिक मौजूद था, क्यों था, क्योंकि बुलीवर्ड मॉल बंद था. तो ये क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस. मतलब जब जब बुलीवर्ड मॉल बंद होता है तो क्या होती है, सेल्स ऑटोबान रोड पर आती है. तो हम क्या करेंगे, बुलीवर्ड मॉल को जला देंगे. एनोमली डिटेक्शन, सॉल्यूशन बाय प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. क्या करना है, सही है. Anomaly detection, identifying something weird that doesn't fit the pattern. मैंने आप लोगों को कल एक लफ्ज बताया था anomaly. Anomaly का मतलब होता है कोई वन ऑफ इवेंट, ऐसी चीज जो कि पैटर्न का पार्ट नहीं है. पैटर्न क्या होता है, रिपीटेटिव, आगे होता रहेगा, पास में होता आ रहा है, लेकिन फिर अचानक से कोविड आ गया. तो क्या कोविड पैटर्न का पार्ट है, नहीं. तो ये क्या है, एक एनोमली. The descriptive report shows that sales at the Karachi Clifton branch were 50% lower than usual last Tuesday. This is an anomaly. Diagnostic analytics जब मैंने की तो पता चला, the manager becomes a detective and drills down into the data for the specific branch on that specific day. They check the weather, staff schedule and local events. ये देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या थी सेल्स कम होने की. They discovered that on that Tuesday there was a major power outage in Clifton for 6 hours. The branch backup generator also
फेल्ड, इस वजह से मेरी सेल्स क्या हो गई, कस्टमर आता अंधेरा देखता और वापस चला जाता। They know why sales dropped. It wasn't problem with the food or staff. It was an infrastructure failure. This insight leads them to fix the generator. अब अगर मैं आपसे डिस्क्रिप्टिव लेवल पर पूछूं कि मसला क्या है, तो आप बोलेंगे सर 50% से सेल्स डिक्लाइन कर रही है, मतलब मैकडॉनल्ड्स का खाना बेकार हो गया है या उस ब्रांच की चीज खराब हो गई है, आप तो ये बोलेंगे ना। लेकिन जब मैंने डायग्नोस्टिक एनालिसिस की तो पता चला कि आखिरकार वजह क्या है। और वजह क्या थी, ना खाना, ना किसी का बिहेवियर, बल्कि एक अनसर्टेनिटी थी कि लाइट चली गई थी, जनरेटर खराब हो गया। क्या नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? तीसरी चीज, तीसरी चीज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। क्या प्रिडिक्ट करूंगा, आगे क्या होने वाला है, what is likely to happen in the future, to use historical data to forecast future events and trends। आप यहाँ पर पास्ट डेटा को यूज करते हुए देख रहे होंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे थोड़ी देर पहले कोरिलेशन एनालिसिस की ना, कि जब ऐसा हुआ था तो ये हुआ, तो अल्टीमेटली आगे क्या हो रहा होगा, वो यही अजम्पशंस ले रहा होगा। सर अगर आगे जाकर दोबारा इन दिनों पे मॉल बंद होता है तो फिर से ऑटोबान पर सेल बढ़ रही होगी। इसे क्या कहेंगे, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। It uses powerful tools like statistics and machine learning to find patterns in old data and project them forward। तो वो past data के ऊपर patterns identify कर रहा होगा और फिर उसे फ्यूचर पर प्रिडिक्ट कर रहा होगा कि हर साल मार्च के महीने में सेल्स डिक्लाइन करती है, तो आगे आने वाले सालों में भी मार्च के महीने में सेल्स डिक्लाइन करेगी। क्यों करेगी, वो ये भी वजह बता रहा होगा, क्यों, डायग्नोस्टिक एनालिसिस करके आ चुका है। इसमें की टेक्निक्स क्या होती है, रेग्रेशन एनालिसिस, अ वे टू प्रिडिक्ट अ नंबर। टाइम सीरीज एनालिसिस, सर इस टाइम पर ये रिजल्ट रहा है तो आगे जब ये टाइम आएगा तो ये रिजल्ट रह रहा होगा। क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्टिंग अ कैटेगरी, क्लासिफाइंग अ कस्टमर एज अ लाइकली टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट इंटरेस्टेड। आप ये देख रहे होंगे कि सर जब भी ईद का मौका आता है तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर सेल कम हो जाती है, तो ये क्या है, प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन कैसे की, क्योंकि माजी में ऐसा होता आ रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी होगी। क्यों, क्योंकि उन दिनों में लोग पैसे ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं ईद की शॉपिंग पर, ना के इन चीजों के ऊपर। McDonald wants to prepare for the upcoming Eid holidays. Predictive analytics in action. They feed their past 5 years of sales data during Eid along with data about weather and economic conditions into a forecasting model. This model analyzes the data and tells them we predict that sales of Happy Meals will increase by 40% during Eid week and demand for family buckets will be 60% higher than a normal week। कैसे प्रिडिक्ट किया सर, उन्होंने देखा कि आज वेदर क्या है, तो जब भी मौसम अच्छा होता है लोग क्या करते हैं, ज्यादा आउटिंग पर आते हैं। अब ये काम आप लोगों के लिए करना पॉसिबल, इंसानी जहन के लिए करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग, एआई। हम उसको ये सारा डेटा दे रहे होंगे, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को रन कर रहा होगा और फिर ये देख रहा होगा कि सर जब ऐसा वेदर रहा तो क्या रिजल्ट्स रहे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैक्सिको के अंदर जब इकोनॉमिक डिजास्टर था कि आएगा, एक बुरा वक्त आएगा, इन्फ्लेशन आएगी, इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, तो ब्लैक रॉक, ये तो सबको पता था आएगा, कब आएगा ये किसी को नहीं पता था। तो ब्लैक रॉक के एल्गोरिथम ने क्या किया था, उसने एग्जैक्टली 15 दिन डिटरमाइन किए थे। कैसे, उसने यही सारी एनालिसिस परफॉर्म की थी, उसने यही मशीन लर्निंग इस्तेमाल की थी और ये देखा था कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर हुए और इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया। और अगर उसको आज वो टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर उसने कैलकुलेट किया कितने दिनों के अंदर आए थे। इन सब की बुनियाद पर उसने 15 दिन आपको एस्टिमेट करके दिए थे और देखे वो सही साबित हुए। क्या, क्रैशेस तो आते रहते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आते रहते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आते रहते हैं, इट्स कॉमन। और ना सिर्फ मैक्सिमम में बल्कि पूरी दुनिया में आते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर ने ना सिर्फ उस एक जगह पर बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज एनालाइज की और फिर उसके बाद डिसीजन लिया। फिर उसके बाद अगला स्टेज क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर मैं क्या कर रहा होता हूँ, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या कर रहा होता हूँ, क्या कर रहा होता हूँ जी,
व्हाट शुड, हमें क्या करना है इसके लिए, हमें क्या करना चाहिए इस चीज के लिए, आप बताएं। मैं बता दूं, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। आप जा रही थी कहीं, इसीलिए मैंने रोक लिया। This is like a GPS navigating system. It looks at your destination, your current location, and real-time traffic, and then it prescribes the fastest route. It might even suggest an alternative route if there is an accident ahead. Google Map यूज करा, जब Google Map यूज करते हैं तो क्या करता है, वो बता देता है यहाँ से मत जाओ, यहाँ ट्रैफिक है। गलत बताता है यार। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, मैं गूगल मैप देख के निकलता हूँ, मुझे फायदा होता है। डेटा सही नहीं है, डेटा की क्वालिटी याद है, मैंने बताया था। अगर क्वालिटी गलत तो, अब देखो, एक सोचने वाली बात है, वो कैसे बताता है कि ट्रैफिक है, ये सोचा है कभी? उसको क्या पता, जीपीएस से। मतलब आप सब लोग, अगर 10 लोग यहाँ मौजूद हैं और ये 10 लोग एक रोड पर जाकर अपना मोबाइल इंटरनेट ऑन करके बैठ जाएं, तो वो क्या कहेगा, ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वही सब लोग मौजूद हैं सड़क पे लेकिन सबका इंटरनेट ऑफ है, तो वो क्या बोलेगा, सब कुछ सही चल रहा है। डेटा की क्वालिटी का मसला। टू नॉट ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट ऑल्सो recommend द, मैं कहां से आता हूँ, टू नॉट ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट ऑल्सो, यार हैदराबाद में ट्रैफिक होता कहाँ है भाई, कहाँ होता है ट्रैफिक, यही तो मैं कह रहा हूँ। टू नॉट ओनली प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट ऑल्सो recommend द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू टेक टू ऑप्टिमाइज एन आउटकम। ना सिर्फ मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि क्या होगा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। इसके अंदर की टेक्निक्स क्या होंगी, फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन गिवन सर्टेन लिमिट्स, figuring out the best staff schedule to minimize labor cost while ensuring enough people are working during the predicting busy hours, ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम। क्या कर रहे होंगे एल्गोरिथम्स, ये पास डेटा के ऊपर काम करके प्रिडिक्ट तो कर दिया इन्होंने आपको कि इन दिनों में, इस घंटों में सेल ज्यादा होगी। अब सर सवाल, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टाफ अपना अवेलेबल करना है उस टाइम के ऊपर। तो ये सारी प्लानिंग कौन करके दे रहा होगा आपको, ये एल्गोरिथम करके दे रहा होगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर ये वाला काम हो रहा होता है। सिमुलेशन, सिमुलेशन क्या होता है सर, आप एक फेक एनवायरनमेंट के अंदर किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पे जब जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस की जाती है, क्या आपके ख्याल में जहाज दे दिया जाता है, जाओ यार उड़ाओ, जैसे गाड़ी दे देते हैं हम लोग कि जाओ यार इस ग्राउंड के अंदर गाड़ी चलाओ, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन क्या आपके ख्याल में जहाज भी ऐसा ही होता है, चलो यार हवा में लेके चलते हैं देखते हैं क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जहाज के लिए क्या उसूल होता है, आपको एक फेक एनवायरनमेंट के अंदर बिठाया जाता है जो कि बिल्कुल जहाज की तरह होता है, एक गेम की तरह, और रियल एनवायरनमेंट होता है। तो ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, सिमुलेशन। क्या कहा जाता है, सिमुलेशन। creating a what if scenario. What if the price of chicken goes up by 20%? How should we adjust our menu prices? उसने यहाँ पर एग्जांपल दी कि आप एक व्हाट इफ सिनेरियो लगाकर देख रहे होंगे कि अगर ये प्राइस कम हो जाती है तो रिजल्ट क्या निकलता है मेन्यू आइटम्स पर, अगर ऐसा होता है तो क्या होता होगा। डिसीजन ट्रीज, आप मुख्तलिफ डिसीजन लेकर देख रहे होते हैं। सर अगर कोविड आ गया तो क्या होगा, मैं डिसीजन ट्री बना के दिखाऊं आपको। अगर क्या चीज, सिमुलेशन, हाँ सिमुलेशन वर्चुअल रियलिटी की तरह काम करता है। डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं सर, अगर ये वाला एक्शन हुआ तो क्या होगा, अगर ये वाला काम हुआ तो क्या करना चाहिए। फिर स्पेसिफिकली अगर ये वाला काम हुआ तो इसमें भी मेरे पास 2-3 ऑप्शन बन के आ रहे होंगे, तो आप देखेंगे आपके पास एक लॉन्ग ट्री बनती चली जाएगी। तो इस मॉडल के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिसीजन ट्रीज बनाकर देख रहे होंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, इनमें से जो भी सिनेरियो हिट होगा फौरन से मॉडल प्रिडिक्ट कर देगा भाई ये आगे होने वाला है। बात समझ में आई। Real world example. The predictive model says each week will be very busy. Management has a goal, maximize profit, but they have constraints जैसे कि freezer space, budget for staff, ये सारी चीजें उनके पास लिमिटेड है। अब उन्हें क्या करना है, इन सारी चीजों में रहते हुए डिसीजन लेना है। They use a tool that considers all this information. Goal, maximize profit. Staff budget of 500,000. Freezer space is limited. High demand for happy meals and family buckets. Prescription. अब वो क्या करेगा, वो मॉडल ये देखेगा, अच्छा भाई आपको ज्यादातर स्टाफ कहाँ पर चाहिए, कस्टमर्स को डील करने में।
तो मैं क्या करूंगा, हैप्पी मील में कम लोग लगते हैं, 2 लोग यहाँ खड़े कर दिए, बाकी मेजोरिटी लोग स्टाफ, मेजोरिटी लोग कस्टमर्स के पास एंगेज करवा दिए। तो इससे क्या, अगर ये ना करता तो क्या होता, मैं ज्यादातर लोग कहाँ लगा के रखता, कुकिंग के ऊपर, और जबकि कुकिंग की जरूरत ही इतनी ज्यादा नहीं थी। The tool recommends orders 50% more chicken and 40% more Happy Meal toys immediately. Schedule 20% more staff for the night shift. Run a family deal promotion to encourage the purchase of high margin family buckets, which will also help manage the rush of individual orders. मिसाल के तौर पे आप कभी देखेंगे ना, डील अगर आप मंगवाएं, जैसे KFC की एक डील आती है फैमिली फेस्टिवल, सही, उसमें क्या क्या होता है, क्या होता है, 4 जिंगर बर्गर होते हैं, और 4 जिंगर होते हैं, 4 जिंगर होते हैं, नहीं नहीं बताएं, आपको नहीं पसंद, विंग्स नहीं होते, 4 ब्रोस्ट के पीस होते हैं, 4 रोल नहीं होते, 4 ब्रोस्ट होते हैं। 4 जिंगर बर्गर होते हैं तो भाई, फैमिली फेस्टिवल भी उसके पास एक तरह की नहीं है, 4 तरह की होती है। पहली के अंदर 4 क्रंच बर्गर होते हैं, दूसरे के अंदर 2 जिंगर होते हैं, और तीसरे के अंदर 4 जिंगर होते हैं। 4 जिंगर बर्गर, आप सुन लो, 4 जिंगर बर्गर, 4 रोस्ट और कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसके साथ एक चीज क्या होती है, एक फजूल सी चीज भी होती है उसके अंदर, वो 2 डबल रोटी के पीस। सही है, वो कभी किसी काम में आए, किस काम में आए, वो तो हम जबरदस्ती इस्तेमाल। सही है। अब बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है, KFC ने, भूख लग रही है, इम्तिहान, रोजे का। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं प्लीज, अब मुझे एक बात बताएं, वो जो ब्रेड के पीस हैं, क्या वो इतने ज्यादा यूजफुल हैं, अगर वो आपको अलग से ऑर्डर करने पड़ेंगे अभी करेंगे, नहीं करेंगे। तो KFC ने ये चीज आइडेंटिफाई की, भाई ये ब्रेड के पीस हैं और ये मुझे बेचना है। अब वो ब्रेड के पीस आप बोलेंगे सर बंद क्यों नहीं कर देते, हो सकता है, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा, लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बंद करना आसान है, मुश्किल क्या है, सर वो ब्रेड के पीस उनको एडिशनल कॉस्ट नहीं देते होंगे, वो ब्रेड के पीस किसी वेस्टेज के, मतलब जो एक एलिमेंट बचता होगा उसके थ्रू बनते होंगे, उसको रिकवर करने के लिए उन्हें बनाने पड़ते होंगे, ऐसा ही है। तो इसके नतीजे में अब वो उसे डिसकंटिन्यू कर नहीं सकते, उन्हें बेचना है, आप लोग तमीज से खरीद नहीं रहे, तो उन्होंने क्या की, एक डील बनाकर आपको बेच दी। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, तो इस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बिजनेसेस यूज कर रहे होते हैं। अच्छी बात है यार, रोजे इम्तिहान है। Okay, think of this as a ladder. Most companies are going at the bottom rungs. The most successful companies climb to the top. अब आपको ये चारों मॉडल समझ में आ गए होंगे, मुझे बता सकते हैं चारों कौन कौन से थे। प्रिस्क्रिप्टिव, अब मुझे डिस्क्रिप्टिव के अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए हैं वो बता दें, वो अहम चीज है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये पता होना चाहिए टेक्निक्स क्या है। दोबारा करो, कोई मसला नहीं है, हाँ पहली दफा में नहीं याद होंगे, लेकिन मैंने फिर कहा इसको याद नहीं करना ना, इसको समझना है। देखो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं, ये बात याद रखना, आसान है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में मशीन लर्निंग की जरूरत आसान है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप क्या करोगे, आप चार्ट्स बना रहे होगे, डेटा विजुअलाइजेशन, आप डेटा एग्रीगेशन कर रहे होगे, आप समराइजेशन कर रहे होगे, आसान आसान काम कर रहे होगे। सही है, ये सब लिखा हुआ है भाई, भाई सब लिखा हुआ है। क्या, नहीं तो लेडी भी नहीं है, ये आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, जो मैंने लिंक भेजा है, आप उस पर जाओगे, ये बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी ये वाली बुक। भाई नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या, मेरी बुक है ये, कहाँ से लाओगे तुम, नहीं मैं भी नहीं दूंगा। दे तो दी भाई, फ्री में तुम्हें पैसों से लेनी है मतलब, मैंने फ्री में अवेलेबल कर दी, ड्राइव पर रखी हुई है, जाकर पढ़ो। सही है, तो देख लेना ड्राइव पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज, फिर आपके पास है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अब डायग्नोस्टिक एनालिसिस में आप वजह तलाश कर रहे हो, तो याद रखना कि उसमें भी काम मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं पड़े शायद, लेकिन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही होगी, जैसे कि आप क्या कर रहे होगे, ड्रिल डाउन एनालिसिस कर रहे होगे,
कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होगे कि जब ये इवेंट होता है तो क्या हुआ, टू डायग्नोस कि असल में वजह क्या थी, रूट कॉज क्या था। क्लियर है। तीसरा क्या था, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब यहां पर मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो ये प्रिडिक्ट करना शायद मेरे जहन की बात ना हो, तो फिर मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, पास डेटा की तो पड़ेगी, लेकिन किस टूल की जरूरत पड़ेगी, किन टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, मुझे मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ रही होगी। तो यहां पर मेरे पास टाइम सीरीज एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब आगे आपको ये देखना होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए भी आप अगेन क्या कर रहे होंगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर एल्गोरिथम्स यूज कर रहे होंगे, सिमुलेशन बना रहे होंगे, डिसीजन ट्रीज बना रहे होंगे। डिसीजन ट्रीज का मतलब क्या है कि इफ ये हुआ तो क्या नतीजा निकला, अगर ये हुआ तो क्या नतीजा निकला, अगर ये हुआ तो क्या नतीजा निकला। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जैसे ही वो सिनेरियो हिट होगा, वो एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिन दी हमेशा याद रखना, कि जैसे ही वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आकर ऐसे करके सर्क हो जाता है, तो वो मॉडल बता देता है भाई जब जब इसने ऐसा किया तो नतीजा क्या निकला, जब जब वो परेशान रहा तो उसका नतीजा क्या निकला। डिसीजन ट्रीज इस तरीके से काम करती। बात समझ में आई। अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से, इसमें मुश्किल बातें यहीं तक थी, इस चैप्टर की सबसे मुश्किल बातें यहीं तक थी। मुश्किल थी, मुश्किल नहीं थी, किसी ने ये नहीं बोला सर मुश्किल थी, आपने आसान करके चला। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। नहीं यार मैं मिठाई नहीं खाता सभी। क्या, क्यों भाई, चाय पिलानी है मुझे इतनी, मैं चाय भी नहीं पीता इतना शौक से। जहर। देखो जब इंसान ज्यादा मीठा खाता है ना, तो उसका जहन खुश हो जाता है, और जब वो खुश हो जाता है ना, तो फिर वो डिसीजन दिल से ले रहा होता है, दिमाग से नहीं ले रहा होता। सही है। तो मीठा कम खाया करो, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो जब आप मीठा खाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है बहुत ज्यादा। होता ही नहीं होता, नहीं होता। दिमाग ठिकाने पर नहीं। आप लोगों को सब अच्छा लग रहा होता है मीठा खाने के बाद। अब ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है मतलब। चलो, अब इसके बाद अब आपको दिखाई जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री की एप्लीकेशंस। अभी हमने डिस्कस की एक स्पेसिफिक कंपनी के हवाले से, एक स्पेसिफिक फूड के हवाले से, लेकिन ये सिर्फ एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर जगह पर यूज हो रही है। तो आपको एग्जाम्पल दिए सबसे पहले दराज की, तो आए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल सेल्स डेटा टू सी दैट 11/11 सेल इज द बिगेस्ट शॉपिंग इवेंट ऑफ द ईयर। तो उन्होंने क्या किया, एक इवेंट आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे ज्यादा सेल्स पॉइंट होता है। डायग्नोस्टिक किस तरीके से करेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग द सेल्स बाय एग्जामिनिंग कस्टमर रिव्यूज। उन्होंने इस दफा क्या किया, ये देखा कि मेरी ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो कि अंडर परफॉर्म हो रही है, और ये उन्होंने कैसे डायग्नोस किया, कस्टमर के रिव्यूज को देखते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब 11/11 की सेल में सब कुछ बिक रहा होता है तो ये दो प्रोडक्ट्स क्यों खराब चल रही हैं, तो अब मुझे क्या करना है, वजह तलाश करनी है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में मैंने किया कि दोबारा भी ऐसा होगा, फोरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स ट्रेंड्स फॉर द अपकमिंग ब्लैक फ्राइडे इवेंट बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। मैंने ये देखा कि क्या 11/11 पर ऐसा हुआ था तो ब्लैक फ्राइडे पर भी ऐसा होगा। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होगा, क्यों, उन दिनों पे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, उन दिनों में ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। क्यों, क्योंकि पीछे से मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरी हो रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो आगे ऐसा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये रिकरिंग है तो रिकरिंग क्यों होगा, मुझे बता सकता है कोई, दोबारा होगा, क्यों होगा। डिमांड नहीं, कोई एक एग्जांपल दे, कोई एक एग्जांपल। स्किनी जीन्स का मसला क्या है, वो अब डिमांड में नहीं है। तो अब मुझे पता चला सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये बात पता कैसे चली, डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर जाकर आपने ये देखा कि सर कस्टमर रिव्यूज में शिकायत क्या कर रहे हैं, क्वालिटी खराब है। नहीं नहीं सर, रिव्यूज आए ही नहीं है, रिव्यूज आए ही नहीं है, तो रिव्यूज ना आने का मतलब क्या है, सेल्स ही नहीं हुई है। क्यों सेल्स नहीं हुई, क्योंकि आप वो वाली बात
ट्रेंड में नहीं रही चीज। तो इससे आपको पता चला कि ये चीज आगे ट्रेंड में नहीं है, तो क्या मेहनत करोगे इस पे? बोलेगे सर डिसकंटिन्यू करो। क्या करेंगे? कोई नई चीज लाएंगे मार्केट में। क्या लाएंगे? बेहतरीन, ले आना भाई। हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वो चल रही है ना आजकल, फर्शी सलवार। बताइए हाँ। कौन कौन बनवा रहा है यहाँ ईद के ऊपर फर्शी सलवार? गालिबन वो लड़कियों की है ना, वो लड़कियों का फैशन है ना। क्या? हाँ मैं लड़कों को बोल रहा हूँ। लड़कियों तो चले ठीक, उनके लिए तो सही है, कुछ भी पहन ले, कुछ भी पहन लेते। फर्शी सलवार। अब सोचो, अब एक ऐसी चीज जो कि फजूल सी थी लेकिन क्यों चल गई फैशन में। फहद मुस्तफा जी तो पाकिस्तान में पहन के आ गया, तो हमने कहा बस अब से ये ट्रेंड हो। तो इस तरीके से आप लोग डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर रहे होते हैं। हेल्थ केयर। अब बात करते हैं हेल्थ केयर के ऊपर किस तरीके से ये एनालिसिस परफॉर्म होती है। अब जरा इसको समझिएगा, क्योंकि हमने बात करी एक रेस्टोरेंट सेक्शन में, हमने बात की एक रिटेल सेक्शन के अंदर, अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। बताने का मकसद क्या है, हम क्यों इतने सेक्टर्स में इस बात को पढ़ रहे हैं। आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताओ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर डायग्नोस्टिक कर रहे होगे, डिस्क्रिप्टिव कर रहे होगे, प्रिस्क्रिप्टिव कर रहे होगे, प्रिडिक्टिव कर रहे होगे। तो ये आपको तभी पता होगा जब आप हर तरह से इसे सोच रहे होगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सवाल ये नहीं है क्या हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ आपको देखना कैसे है, कौन से टेक्निक्स परफॉर्म करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। हेल्थ केयर के अंदर क्या हो रहा होगा, समराइजिंग पेशेंट डेटा टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ अ सीजनल फ्लू इन कराची। कैसे पता चला कि कोविड फैल रहा है? भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपके ख्याल में सब लोग एक सेंट्रलाइज जगह पर पहुंचे थे इलाज करा रहे? नहीं, कहाँ गए थे? सब अपने इलाके के हॉस्पिटल में गए थे कि सर हमें नजला खांसी जुकाम ऐसी बीमारी आ रही है। तो हुआ क्या, सब अपने अपने इलाके के हॉस्पिटल्स में पहुंचे। समराइजिंग पेशेंट डेटा टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ अ सीजनल फ्लू इन कराची। तो हुआ क्या, हॉस्पिटल्स ने अपना एक डेटा बनाया कि हमारे पास इस महीने 2 महीने 3 महीने में इस स्पेसिफिक बीमारी से रिलेटेड, मतलब लोग आ रहे हैं शिकायत लेके नजला खांसी जुकाम, और वो ठीक भी नहीं हो रहे। क्या हो रहा है, डायरेक्ट फारिग हो रहे हैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या हुआ, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हायर इन्फेक्शन रेट्स इन स्पेसिफिक एरियाज, कोरिलेशन विद लो वैक्सीनेशन रेट्स इन दैट कम्युनिटी। फिर हमने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, किन जगहों पर ऐसा हो रहा है। पता चला कि जिन जगहों पर लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते उन जगहों पर ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होगी, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स एंड डेमोग्राफिक डेटा। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सर ये 10 इलाके भी हैं, यहाँ पर भी लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी ये डिजीज जाने वाला है। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, recommending the best allocation of medical resources, ventilators, doctors during a pandemic to minimize patient mortality। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद करवा देंगे। या फिर वही जो कोविड के टाइम पर हुआ था कि अगर आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट बनवाने भी जाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड। आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड। हम हर जगह पर इसको, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते तो भाई करवाओ आके, हम आपके लिए मजबूरी करवा देंगे कि यार आपने ये काम लाजमी करवाना है। समझ में आई हेल्थ केयर सेक्टर। आए देखते हैं फाइनेंस सेक्टर में कैसे ये मदद करती है। फाइनेंस सेक्टर में analyzing transaction data to identify patterns in customer spending, customer under 30 spend more on dining and entertainment। आप लोग जब क्रेडिट कार्ड्स लेने जाते हैं तो वो आपको क्रेडिट लिमिट देता है। क्रेडिट लिमिट देता है किस बेस पे देता है, ताकि आप और खर्च करें। लेकिन वो क्या कल में 1 अरब रुपए की दे देगा, लेने जाओगे 1 अरब की मिलेगी, 1 करोड़ की मिलेगी, मुकेश अंबानी को मिल जाएगी? क्यों मिल जाएगी, मियां मंशा? क्यों, ये क्या बात है, औकात? देखो उधार तो दोनों को देना है, फिर क्या मसला है। उसने ये देखा खर्च तो आप उनसे ज्यादा कर लेंगे अगर आपको मौका मिल जाए, मसला खर्च करने का नहीं, वो तो फिर सोच समझ के करेंगे, आप तो बोलेंगे सर जो होगा देखा जाएगा।
बाद में क्या है, जेल ही तो जाना पड़ेगा, खैर है। क्या? वो देखते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट। तो जब आप बैंक में कोई लोन लेने जाएंगे, आप बैंक में, भाई इंफॉर्मेटिव बात है, सच्ची में, इससे हटके मजे की बात है, जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे, क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे ना, तो वो आपकी हैसियत देखेगा, इस बुनियाद पर नहीं कि आप खर्च कितना करते हो। वो ये देखेगा कि आपके पास इनकम कितनी है, फिर उसके बाद आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप सेविंग्स कितनी करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रीपे करना है वो अमाउंट। तो वो देखेंगे कि आपकी इतनी इनकम, इतनी सेविंग्स होती है कि आप रीपे कर सको। फिर उसके बाद, हाँ भाई, बच रहे हैं पैसे, फिर वो ये देखेगा क्या पिछले 12 महीने में, 24 महीने में आपके बैंक अकाउंट में ऑन एवरेज उतने पैसे हैं भी या नहीं, या आपके पास इनकम तो आती है 5 लाख रुपए की और अगले दिन सब जीरो हो जाते हैं, सब खर्च हो जाते हैं। तो वो इन सब चीजों को इवेल्युएट करता है और फिर डिसाइड करता है कि आपको क्रेडिट लिमिट कितनी देनी है। मुकेश अंबानी लेने जाएगा, उसको सेकंड्स के अंदर लोन भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बैक पे इतने एसेट्स मौजूद हैं कि वो रीपे कर सकता है। लेकिन आपके पास बैक पे एसेट नहीं है, इसीलिए आपको रीपे नहीं करने देंगे। डायग्नोस्टिक, understanding why certain investment portfolios perform better than others by analyzing market data and asset allocation। अब इसने यहाँ पर एग्जांपल दी कि क्यों यहाँ पर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स आपके पास बुरी परफॉर्म कर रही है, बैंक की एनालाइज करना चाह रहा है। तो उसने डायग्नोस किया कि ये क्यों बुरा परफॉर्म कर रही है। जैसे आज के दिनों में, आजकल स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, पता है आप लोगों को, क्या अफसोस की बात है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, अब ये देखना है कि आगे ऐसा क्या होगा, आगे क्या होगा। प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स और आइडेंटिफाइंग विच लोन एप्लीकेंट्स आर हाई रिस्क फॉर डिफॉल्ट। तो मैंने ये देखा क्या फ्यूचर में स्टॉक प्राइस कहां पर मूव करने के इरादे में है, या फिर अगर मैं बात करूं कि किसी कंज्यूमर के हवाले से कि इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मैंने प्रिडिक्ट किया कि क्या ये मुझे पैसे वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। कैसे प्रेडिक्ट किया? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बातें बताई, उसकी इनकम देखते हुए, उसकी बैंक स्टेटमेंट देखते हुए, पास्ट में अगर उसने कोई लोन वगैरह लिया, क्रेडिट स्कोर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्रेडिट स्कोरिंग होती है कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाता है। क्यों? टाइम पे पैसा लौटा देते हैं। तो जब आप टाइम पे पैसा वापस करेंगे तो बैंक का रिस्क कम हो जाएगा, जब बैंक का रिस्क कम हो जाएगा तो बैंक आपको खुशी खुशी पैसा देगा। Prescriptive analytics, recommending personalized investment strategies to customers to optimize their returns based on predicted market conditions and their risk profile। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने क्या किया, हमने इन सब चीजों को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड की। जैसे मैक्सिको में जब इन्फ्लेशन प्रिडिक्टेड थी कि 15 दिन बाद होगी, मतलब 15 दिन बाद एक 100 रुपए का शेयर कितने पे हो जाएगा, 50 रुपए पे, 30 रुपए पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं उस 100 रुपए के शेयर को आज बेच दूंगा और 30 रुपए का दोबारा खरीद लूंगा। तो मैंने कितने पैसे कमाए, 70 रुपए। तो मैंने आपसे एक शेयर उधार पे लिया 100 रुपए का, उसको मार्केट में बेचा और बोला 20 दिन बाद अपने शेयर ले लेना मुझसे। 20 दिन बाद वो शेयर मैंने कितने का खरीदा, 1900 में से 30 रुपए का खरीदा, बचे कितने, वो मेरी जेब में, 70 में से 10 रुपए आपको दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। क्या? क्या बात है, ठीक है भाई, मैं कब कह रहा हूँ जायज है, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं बताऊं एक बात, नुकसान हुआ है तभी कह रहे हो आराम है। कैसा प्रेडिक्ट, क्या कहा इसे, इस कौन सी एनालिसिस होती है ये, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। नुकसान हुआ है ना, तभी कह रहे हो आराम है। अभी फायदा हुआ होता सर, देखें ये वजह है तो जायज है, ये वजह है तो जायज है, ये वजह है तो जायज है। देखो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इसे कहते हैं। ये थे आपके पास 4 स्टेजेस, इनके हर मार्केट के अंदर एप्लीकेशन। अब मुझे बताइए कि आप लोगों को इसमें कोई सवाल, लाइफ साइकिल के अंदर और स्टेजेस के अंदर कोई सवाल नहीं? फिर मैं सवाल कर लूं, मैं करूं सवाल, चलो। अच्छा, ये नीचे क्या है, नीचे आपको इन सारे ही जो मैंने अभी आपको बताया, हेल्थ केयर, रिटेल, फाइनेंस, इन सब के ऊपर एक एक स्टेज के ऊपर कैसे एनालिसिस परफॉर्म हो रही है वो लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे कि मैं बात करूं रिटेल की, तो जो अभी हमने ऊपर बात की, ऊपर एक ओवरव्यू था, यहाँ पर आपको डिटेल्ड लिखा हुआ मिलेगा कि किस तरीके से दराज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर रहा होगा।
किस तरीके से दराज डायग्नोस्टिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होगा? एक सवाल देखें फिर। एक सवाल। सवाल नहीं करना सवाल। चलें, पढ़ना शुरू करें। क्या हुआ? रिक्वायरमेंट पहले। लेडीज फर्स्ट। टीचर्स फर्स्ट। नो लेडीज नो जेंट्स, टीचर्स फर्स्ट। पहले मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आपको पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि अब देखिए, जरा समझिएगा भाई, ध्यान की जरूरत है। क्यों? आप लोग पीआरसी से बाहर आ चुके हैं, किस में आ चुके हैं? कैफ में आ चुके हैं। मैंने पहले दिन एक बात बताई थी कि कैफ में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? लिखने का। आपको पेपर लिखना है। आपको पेपर लिखना है। पीआरसी में आपको एमसीक्यू टिक करने थे। अब आपको पेपर पे लिखना है। सवाल को पढ़ के समझना है। यहाँ पर सवाल 2 लाइन का एमसीक्यू नहीं होगा। यहाँ पर सवाल क्या होगा? 1 पेज का सवाल होगा। उसको समझना है, लिंक करना है और फिर आंसर ड्राफ्ट करना है। बात समझ में आ रही है? ना सिर्फ डेटा सिस्टम में, FAR 1 हो, टैक्स हो, डेटा सिस्टम्स हो, बी लॉ हो, सी लॉ, कुछ भी हो, सारे कैफ के सब्जेक्ट में आपको इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से लेके चलना है। तो आपने अभी क्या गौर करना है कि मैं सवाल पढ़ूंगा किस तरीके से, और आपने भी उस तरीके से पढ़ना। जब मैं सवाल पढ़ना शुरू करूंगा तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सवाल मुझसे मांग क्या रहा है। सवाल मुझसे मांग क्या रहा है? रिक्वायरमेंट। The management team at Fresh Bite needs to understand the different levels of insights they gain from their data. By referring to the scenario above, identify and briefly explain one example of how FreshBite could use each of the 4 stages of data analytics to address their business challenges. तो ऊपर आपको कुछ बिजनेस चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप बताइए किस तरीके से ये कंपनी क्या कर रही होगी, इन स्टेजेस को यूज कर रही होगी इन ऑर्डर टू मिटिगेट दोज चैलेंजेस। ये काम आपको करना है। अब पढ़ते हैं सवाल को। FreshBite is a rapidly growing food delivery platform operating in several major cities. They connect customers with local restaurants and independent chefs. In the last 2 years, their user base has exploded and they now process over 100,000 orders daily. The company collects a wealth of data from various sources, जैसे कि order data, customer का name, delivery address, items ordered, total bill कितना है, payment method क्या है, delivery time क्या है, और ये सारा data structured होता है, जो कहाँ पर stored होता है? SQL database के अंदर। Customer feedback, ratings and text reviews left by customers after each delivery, unstructured text data। आपके पास हर किस्म का डेटा मौजूद है। App activity, click stream data showing how users navigate the app, what they search for, how long they browse and where they drop off, semi structured data। तो हुआ क्या कि जब आप उनका डेटा खंगालने बैठे तो आपको यहाँ पर मैंने तो ब्रैकेट में लिख कर दे दिया, लेकिन ये सवाल एक और तरह से भी तो आ सकता था कि मैं सवाल को यहीं रोकता और बोलता बताओ इसमें कौन सा डेटा किस तरह का है। तो सवाल कहाँ से हो जाता? चैप्टर नंबर 1 से। कुछ बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ मैंने आपके आसानी के लिए आपको लिख के दे दिया। अभी जो तीसरा है ऐप एक्टिविटी क्लिक स्ट्रीम डेटा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कौन सा कस्टमर किस एप्लीकेशन के ऊपर कितनी देर तक रहा, किस पेज के ऊपर कितनी देर तक रहा। क्योंकि ये एक फूड डिलीवरी ऐप है। अगर हम अज्यूम करें एक रिटेल स्टोर की, दराज की ऐप की, तो वहां पर जाकर हमने देखा कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने टाइम के लिए रहा। कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने टाइम के लिए रहा, तो मतलब जितने ज्यादा टाइम के लिए रहा उसका इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन शायद कोई वजह थी जो वो खरीद नहीं पाए। Recently, the management team at Fresh Bite has noticed some worrying trends। यहाँ पर मसला है एक फूड डिलीवरी ऐप का, तो मतलब कस्टमर आया, रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट डिसाइड करी, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो आइए देखते हैं क्यों। Customer churn, a significant number of customers are not placing a second order after their first experience। मतलब हुआ ये कि एक दफा ऑर्डर प्लेस किया लेकिन दूसरी दफा नहीं किया। डिलीवरी डिलेज, during peak dinner hours 7 to 9 p.m. the average delivery time has increased from 35 minutes to 55 minutes, leading to complaints।
Promotion waste. The marketing team has been running blanket 20% off promotions while order volume increases. Profits are shrinking because the discount is often given to customers who would have ordered anyway. क्या बात कर रही है? जो हर सूरत में ऑर्डर कर रहे थे हम उनको भी डिस्काउंट दे रहे हैं, देना चाहिए था। कुछ बात समझ में आई? तो अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं तो आगे फिर हुआ क्या? द सीईओ हैज कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग एंड डिमांडेड दैट द डेटा एनालिटिक्स टीम यूज द अवेलेबल डेटा टू डायग्नोस द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। अब देखिए उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्रिप्टिव करो, डायग्नोस्टिक करो, प्रिडिक्टिव भी करना, प्रिस्क्रिप्टिव भी करना। उसने क्या बोला? डायग्नोस से लेकर सजेशन तक सारे काम करो। मतलब डिस्क्रिप्टिव भी करने, डायग्नोस्टिक भी करना है, प्रिडिक्टिव भी करना है और प्रिस्क्रिप्टिव भी करना है। बता सकते हैं? पहले जुबान से बता दें फिर लिखें। 5 मिनट है, सोचो सवाल क्या होगा डायग्नोस्टिक का। पहले आप ये सोचो डायग्नोस्टिक में सवाल क्या था। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में क्या सवाल किया? डिस्क्रिप्टिव में क्या सवाल किया? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। तो क्या हुआ है यहाँ पे? 3 मसले बताओ क्या हुआ। कस्टमर डिले आया है और डिस्काउंट मसला है और एक कस्टमर दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं करता। ये 3 मसले आए। अब इन 3 मसलों को आपने निकाला कैसे होगा? ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। कैसे निकाला होगा? टेक्निक्स क्या होंगी? आपने मुख्तलिफ चार्ट बनाए होंगे, आपने मुख्तलिफ समरीज बनाए होंगी। किस चीज का चार्ट बनाया होगा? आपने ये चार्ट बनाकर देखा होगा कि कौन से ड्यूरेशन के अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा डिले आ रहा होता है। तो मुझे पता चला, तभी तो पता चला कि 7 से 9 के दरमियान मेरे पास डिले आ रहा होता है। अगर आपको ये देखना है कि एक कस्टमर एक बार ऑर्डर करता है, दोबारा ऑर्डर नहीं प्लेस करता, तो आपने कस्टमर्स की लिस्ट निकाली और देखा कि इन लोगों ने पहली बार कब ऑर्डर किया था और दोबारा कब ऑर्डर किया। तो आपको इन समरीज से पता चला कि दोबारा ऑर्डर ही नहीं किया। आ रही है बात समझ? फिर उसके बाद अगला स्टेज कौन सा आएगा? डायग्नोस्टिक। सवाल क्या है डायग्नोस्टिक पे? क्यों हुआ? क्यों हुआ? अब यहां पर आप क्यों का जवाब निकालें। क्या की टेक्निक्स थी? हमें कोरिलेशन करनी है और कोरिलेशन एनालिसिस और आहिस्ता से याद होगा, फौरन से नहीं होगा। कोरिलेशन एनालिसिस और ड्रिल डाउन एनालिसिस करनी है। अब यहां पर वो काम करके दिखा दो। क्या ड्रिल डाउन एनालिसिस कर सकते हो जब आपको पता चल रहा है कि डिले आ रहा है? सर हमारे पास डिलीवरी बॉयज बहुत ज्यादा कम है उस टाइम पर, इसीलिए हमारे पास ये मसला आ रहा है। सर उस टाइम पर उन रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑलरेडी इन टाइम का रश बहुत ज्यादा है, इस वजह से डिलीवरी टाइम में डिले आ रहा है। सही चीज सोच रहे हैं आप लोग। आगे और कुछ बता रहा किसी के जहन में? और कोई बात जहन में बता सकते हो सकता है हम डिलीवरीज गलत राइडर्स को दे रहे हो, बहुत दूर दूर के राइडर्स को प्लेस कर रहे हो। अब अगेन मैंने आपको बातें बताई, कुछ चीजें आप अपनी तरफ से सोच रहे होंगे, वो सोच कर यहाँ लिखे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे वैसे तो इतनी बातें सफिशिएंट है, लेकिन हम और सोच सकते हैं। और बताओ और कोई वजह, और क्या डायग्नोस्टिक हो सकती है? और क्या डायग्नोस्टिक हो सकती है? बताएं। हो सकता है आपके पास जो आपकी व्हीकल है वो बहुत ज्यादा खराब हो, नहीं डायग्नोसिस हो सक हो सकता है हमारे राइडर्स की मेजॉरिटी जो व्हीकल्स हैं वो पुरानी हो, खराब हो, इस वजह से ये इशू री करेंगे बहुत ज्यादा। तो हमें ये डायग्नोस करके इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल रीजन बन सकता है। ये मसला नहीं बोल सकता। आप ये थोड़ी कह सकते हो कस्टमर को कि नहीं यार अपने करीब वाले रेस्टोरेंट में प्लेस करो। ये आपका काम है कि वो 1 किलोमीटर दूर भी कर रहा है या 10 किलोमीटर दूर कर रहा है, आपको पहुंचाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये गलत बात है कस्टमर से दूर के ये क्या बात, ये तो चीटिंग है, कस्टमर से दूर का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। नहीं नहीं, इस तरह की ये रीजन नहीं हो सकता स्नैचिंग वाला। क्या हो? ये बेसिकली एक तरह का आउटकम है। ये आउटकम है, ये डायग्नोसिस नहीं है। आप अभी ये बता रहे हो कि ऐसा हुआ क्यों होगा।
क्यों डिलीवरीज लेट पहुंची होंगी, क्यों कस्टमर दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं करा। अच्छा, अब दोबारा ऑर्डर प्लेस ना करने की कुछ बता दो डायग्नोसिस। कस्टमर को फूड अपनी क्वालिटी के हिसाब से ना मिला हो। समझ में आ रही है बातें। उसके बाद अगला स्टेज कौन सा है? प्रिडिक्टिव। अब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि दोबारा क्या होगा, तो दोबारा क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो? क्या? ऐसा नहीं, क्या बताना है यहाँ पर? क्या? क्या? बी स्पेसिफिक। मैं फिर एक बात बोला, बी स्पेसिफिक। आपने बताना है, आपने ये नहीं बोलना कि डेटा विजुअलाइजेशन कर लो। मैं क्या विजुअलाइजेशन करूं, मुझे ये बताओ। ये आई कैप में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, ये प्रिडिक्ट करना है मुझे। ये सवाल है ना कि क्या दोबारा ऐसा होगा या नहीं होगा। और क्या दोबारा कस्टमर ऑर्डर ऐसा तो नहीं एक दफा करके भाग जाएगा, दोबारा प्लेस करे या। और राइडर के इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस परफॉर्म करोगे? आप टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म करोगे कि किस टाइम ड्यूरेशन पर डिलेज आ रहे हैं, किस टाइम पर आ रहे हैं, 7 से 9 पर। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास 7 से 9 पर डिलेज आ रहे होंगे। अगर ये ड्यू टू ट्रैफिक है, अगर ये ड्यू टू रेस्टोरेंट बिजी होने की वजह से, तो ये डिले तो आ रहा होगा। मैंने ये चीज पहले से क्या कर ली, प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्शन हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा? प्रिस्क्रिप्टिव। अब सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन के लिए क्या की टेक्निक्स थी? सॉल्यूशन के लिए सिमुलेशन, डिसीजन ट्रीज, एल्गोरिथम्स वगैरह आप यूज कर रहे होगे। और इनसे क्या चीज निकाल रहे होगे? क्या चीज निकाल रहे होगे अल्टीमेटली? क्या प्रिस्क्रिप्शन बन रहा होगा? ऐसा ना हो, क्या करना चाहिए? ट्रैफिक वाला मसला है। एग्जैक्टली exactly. हम ये काम करेंगे कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, तो रेस्टोरेंट के नियरेस्ट ड्राइवर को हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ताकि क्या हो, ताकि एक तो राइडर को आने जाने में डबल टाइम ना लगे, सिर्फ उसको वन साइड का टूर तय करना पड़े। दूसरी चीज, हम उन रेस्टोरेंट्स वालों को के ऊपर एक चीज सर्टेन कर सकते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ। हम ये बोल सकते हैं उनको, क्योंकि डिसीजन ट्रीज बनाई होंगी मैंने व्हाट इफ सिनेरियो बनाया होगा। तो मैं उनको बोलूंगा कि देखो, जब भी मेरी कंपनी का ऑर्डर आएगा, तो आपने विद इन 10 मिनट्स प्रिपेयर करके रेडी करना है। ये किस चीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन है? अगर देर किसकी वजह से हो रही है, रेस्टोरेंट्स की वजह से देर हो रही है। आ रही है बात समझ? राइडर की, जैसे कि एक डायग्नोसिस बताओ, फिर मैं बताता हूँ। उसकी बाइक का इशू होगा, तो आपने जब ड्रिल डाउन एनालिसिस की तो पता चला कि राइडर की बाइक का इशू आ रहा है। आपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस की। क्या प्रिडिक्टिव की? टाइम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस करी और मशीन लर्निंग करी, ये देखने के लिए कि क्या फ्यूचर में ऐसा होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने राइडर की बाइक रिप्लेस नहीं करी। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में एल्गोरिथम ने आपको कहा कि यार, या तो एक काम करो कि ज्यादा दूर के ऑर्डर्स आप पिक ही ना करो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बाइक चेंज करवा दो सबकी। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको सॉल्यूशन निकाल कर दे रहा होगा। बात समझ में आई? अब लिख सकते हैं इसके ऊपर। सही है। अब क्या करेंगे? लिख कर आएंगे। अगर अभी लिख, ड्राफ्टिंग कैसे करने बता रहा हूं। अब आप किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको सीईओ ने बुलाया है ये बताने के लिए कि मुझे बताओ डायग्नोसिस से लेकर किस तरीके से मैं प्रिस्क्रिप्टिव तक काम करूं, आप मुझे बताओ। तो अब आप बात शुरू करेंगे अपनी। आप कहेंगे कि मैं इस अबव सिनेरियो के अंदर क्या करूंगा, ये 4 स्टेजेस यूज करूंगा। कौन से 4 स्टेजेस? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। मैं ये 4 स्टेजेस यूज कर रहा हूंगा। किस तरीके से करूंगा, फिर आप एक हेडिंग डालेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप सबसे पहले बता दें करना क्या होता है, जो मैंने आपसे कहा। क्या होता है? क्या सवाल क्या था डिस्क्रिप्टिव का? क्या हुआ है, उस सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अल्टीमेटली पास्ट में हुआ क्या है। और हम ये काम कैसे कर रहे होते हैं? आप यहाँ पर वो टेक्निक्स बता देंगे कि हम यहाँ पर समराइजेशन कर रहे होंगे, एग्रीगेशन कर रहे होंगे और डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे। 3 लाइनों में ही बात हो गई। उसके बाद आप बता दोगे इन द अबव सिनेरियो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले काम करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि क्या हुआ है। फिर ऐसे डायग्नोस्टिक में मूव करोगे, बताओगे डायग्नोस्टिक में क्या करना होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं,
और किस तरीके से ये वाला काम हो रहा होगा अब सिनेरियो के अंदर। इस तरीके से आपके पास एक अच्छा सवाल ड्राफ्ट हो जाएगा। पहली दफा है, गलतियां करेंगे, कोई मसला नहीं, सब करके आएगा ट्राई, गलत करके आएगा लेकिन लिख कर जरूर आएगा। ठीक है, तो और बल्कि कोशिश करेगा लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर वीक डेज में टाइम हुआ तो मैं ऑन द स्पॉट ही व्हाट्सएप पे चेक करके भेज दूंगा, बता दूं। सबको क्लियर है? कोई सवाल? एक बार जरूर ये जो हमने आज चीजें पढ़ी इसको रीड जरूर करिएगा। ठीक है, सारा डेटा वहां पर अवेलेबल है ड्राइव के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।